Hey everybody, welcome back to the 13th episode of this series on Django REST framework and I hope that you are learning a lot from this series. So यार आज की वीडियो में हम लोग जो लास्ट की वीडियो का जो बग था वो सॉल्व करेंगे। तो हो क्या रहा था जब हम रजिस्ट्रेशन करते थे, लेट्स रजिस्टर विद न्यू नेम गौरव न्यू एंड गौरव न्यू @email.com and okay, let me just correct it, email, and I'm just going to put password. Let's say uh, suppose that it's Thursday, right? Thursday at 123 and same password will be here. तो थर्सडे 123 कर दिया एंड हमने फिर इसको पोस्ट किया जैसे ही, तो आप देखोगे हमें रिस्पॉन्स में रिफ्रेश टोकन एंड एक्सेस टोकन मिल रहा था। बट द प्रॉब्लम वॉज कि अगर हम इसमें यूज़र डिटेल भी साथ में भेजना चाहते हैं रिफ्रेश टोकन एंड एक्सेस टोकन के साथ में, तो प्रॉब्लम ये आ रही थी कि वो कह रहा था कि यूज़र में जो सीरियलाइज़र है हमारा उसके पास पासवर्ड एट्रीब्यूट नहीं है। तो उसको सॉल्व करने के लिए मैंने एक्चुअली एक बहुत ही स्ट्रेंज तरीका मैंने निकाला है। वो पता नहीं क्यों हो रहा है वो ऐसा। तो एक बार मैं फिर से करके दिखाता हूँ, गौरव न्यू वन एंड सेम यूज़र, तो @email.com and then password 123, सेम पासवर्ड इज गोइंग टू बी हियर। ओके, तो 4 कर देता हूँ, एक्चुअली मिनिमम 8 कैरेक्टर्स चाहिए एंड पोस्ट किया मैंने। सो देखो ये एरर आ रही थी, यूज़र ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट पासवर्ड 2। यही सेम चीज़ एरर आ रही थी पासवर्ड के साथ भी जो हमने इसको पासवर्ड 1 किया हुआ था। सो बेसिकली यार उसमें एक छोटा सा पता नहीं क्यों वो इशू क्यों है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक्स्ट्रा KW में बताया हुआ है कि पासवर्ड एंड पासवर्ड 2 जो रहेंगी वो केवल राइट ओनली फील्ड्स रहेंगी एंड इसमें कोई भी इसके अलावा कोई भी ऐसा रीड नहीं कर सकता इन पासवर्ड्स को। बट उसका जो फिक्स है, जो एरर आ रही है इसके लिए फिक्स क्या है, मुझे रीड राइट ओनली यहाँ भी बताना है एंड सेम चीज़ मुझे यहाँ भी बताना है। तो आई ऑल्सो हैव टू राइट ओनली हियर ऑल्सो। सो मुझे यहाँ पे भी इसको डिफाइन करना पड़ेगा और वो जो एरर है सॉल्व हो जाएगी। ओके, कॉपी पेस्ट एंड सेव एंड अभी हमारा API ये वाली बेसिकली फिक्स हो जाएगी एंड प्रॉपरली चीज़ें काम करेंगी। तो एक बार मैं फिर से रिफ़्रेश करता हूँ एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा गौरव न्यू 2 एंड फिर ये सेम हमारा ईमेल एड्रेस हो जाएगा एंड पासवर्ड वही हो जाएगा THU@1234 एंड THU@1234 एंड फिर मैंने इसको पोस्ट किया। तो अभी देखो आप यहाँ पे मुझे यूज़र नेम एंड ईमेल मिल गया है। तो अगर आप उसके साथ और भी कोई डिटेल देना चाहते हो यहाँ पे बेसिकली, तो अभी आपका एरर ये सॉल्व हो गई है। तो सिंपली आप व्यू में चले जाओ, व्यू में अगर आप यहाँ पे यूज़र की कोई और डिटेल भी है जो कि यूज़र मॉडल से आ रही है तो आप उस डिटेल को भी वो सिंपली ग्रैब कर लेगा यहाँ पे एंड बेसिकली आपको सीरियलाइज़र में उस फील्ड का नेम बताना पड़ेगा। लेट्स से मैंने यहाँ पे एक अलग फील्ड डिफाइन की अपने यूज़र मॉडल में, फुल नेम। तो फुल नेम को आपको बताना पड़ेगा सीरियलाइज़र में एंड फिर वो फील्ड आपकी यहाँ पर दिख जाएगी। सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एक बेसिकली स्ट्रेंज है यार, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था कि ये राइट ओनली मुझे यहाँ भी लिखना पड़ रहा है एंड राइट ओनली मुझे यहाँ भी लिखना पड़ रहा है, बिकॉज एक जगह लिखने पे काम चल जाता था एंड जनरली राइट ओनली जो होता है एट्रीब्यूट वो हम एक्स्ट्रा KW में ही बताते हैं यहाँ पे। बट आई डोंट नो वाई वो यहाँ पे क्यों इस तरह से लिखना पड़ रहा है दोनों जगह पे, तभी वो काम करेगा। सो एनीवेज हम आगे बढ़ते हैं एंड आज हमें क्रिएट करना है हमारा बेसिकली हमने लॉगिन क्रिएट कर लिया एंड साइन अप के लिए API क्रिएट कर लिया। सो अभी हमें लॉग आउट के लिए API क्रिएट करनी है। सो लॉग आउट के लिए API क्रिएट करने से पहले मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि जो JWT टोकन्स होते हैं दोज आर स्टेटलेस, विच मीन्स कि हम उन टोकन्स को अपने डेटाबेस में नहीं स्टोर करते हैं। बट होता क्या है कि जब डेटाबेस में स्टोर नहीं करते हैं और हमें लॉग आउट करना है तो लॉग आउट का मतलब क्या होगा। तो देखो नॉर्मल जो सेशन ऑथेंटिकेशन होता था उसमें क्या होता था कि जब भी यूज़र लॉग आउट करता था तो उसका जो सेशन होता था सर्वर पे वो सेशन डिस्ट्रॉय हो जाता था। तो जो सर्वर होता था वो मानता था कि यूज़र लॉग्ड आउट है। बट JWT के केस में क्या होगा, बिकॉज हमारी कहीं स्टेट सेव नहीं हो रही है ना, और सर टोकन जो होता है टोकन की भी अपनी लाइफ बेसिकली अपनी लाइफ होती है। उसके बाद वो एक्सेस टोकन एक्सपायर हो जाता है, फिर हम रिफ्रेश टोकन का यूज़ करते हैं टोकन को बेसिकली नया टोकन जनरेट करने के लिए। तो यार उसके लिए हमें करना क्या होगा, बिकॉज जब तक हमारे पास रिफ्रेश टोकन रहेगा तब तक हम नया टोकन जनरेट कर सकेंगे एंड नया टोकन जनरेट करने के बाद वो बेसिकली उसको यूज़ कर सकेंगे। एंड रिफ्रेश टोकन की भी अपनी एक लाइफ साइकिल होता है। रिफ्रेश टोकन का बाय डिफ़ॉल्ट जो सिंपल JWT लाइब्रेरी है उसमें एक दिन का बाय डिफ़ॉल्ट लाइफ टाइम होता है
एंड जो JWT एक्सेस टोकन होता है उसका जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है शायद 5 मिनट का बाय डिफ़ॉल्ट। हम उसको चेंज भी कर सकते हैं, मैं भी बताऊंगा कि उसको चेंज कैसे करते हैं, उसका लाइफ स्पैन जो होता है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड सबसे पहले तो हम यार लॉग आउट क्रिएट करेंगे। तो जैसा मैंने बताया कि यार लॉग आउट में क्या है, JWT में स्टेटलेस है। तो अभी हमें करना क्या है, उसके लिए मैकेनिज्म ये होगा कि जब हमारा टोकन जनरेट होगा JWT, तो जो सिंपल JWT में सिंपल JWT जो लाइब्रेरी हम यूज़ कर रहे हैं उसमें हमें एक अलग से ऐप मिलता है विच इज़ ब्लैकलिस्ट ऐप। तो ब्लैकलिस्ट ऐप होता क्या है, जब हमारा टोकन जनरेट होता है तो जो हमारा सिंपल JWT लाइब्रेरी है उसको आउटस्टैंडिंग टोकन्स में वो स्टोर करा लेता है। ठीक है, सो देर इज़ अ टेबल इन दिस ब्लैकलिस्ट ऐप विच इज़ कॉल्ड आउटस्टैंडिंग टोकन्स। तो आउटस्टैंडिंग टोकन में क्या होता है कि हमारा जो JWT जनरेट हुआ है वो सेव हो जाता है। एंड इफ यू वांट टू लॉग आउट द यूजर और जस्ट ब्लॉक दैट टोकन, तो हमें उसको ब्लॉक करने के लिए क्या करना होगा, इस आउटस्टैंडिंग टोकन से उसको ब्लैक लिस्टेड टोकन नाम की टेबल है उसमें सेव करना होगा। तो बहुत ही सिंपल है, हमें मैनुअली नहीं मूव करना है, हमें पहले से बने बनाए फंक्शन मिल जाते हैं सिंपल JWT की तरफ से, हमें केवल उन्हीं को यूज़ करना है। तो देख सकते हो आप यहाँ पे, एक बार हमारे पास अगर टोकन आ गया, हमने इस रिफ्रेश टोकन को अपना टोकन दिया एंड टोकन देने के बाद हमें सिंपली टोकन डॉट ब्लैकलिस्ट कॉल करा देना है, ये मेथड है। तो हमारा सिंपली जो टोकन है वो ब्लॉक हो जाएगा एंड फिर उस टोकन को आप दोबारा नहीं यूज़ कर पाओगे। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट लॉग आउट। सो चलो सबसे पहले तो यार लॉग आउट के लिए एक एपीआई व्यू क्रिएट कर देते हैं। एंड लॉग आउट के लिए यार हमें कोई भी सीरियलाइजर बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कोई भी डेटा में ऐसा कुछ डेटा हम ले नहीं रहे हैं यूज़र से जो कि हमें वैलिडेशन कराना है। तो बिना सीरियलाइजर के भी काम बन जाएगा। हमें सिंपली यहाँ पे पोस्ट मेथड डिफाइन करना है एंड लेट्स जस्ट कॉपी दिस मेथड एंड इसके अंदर जितनी भी चीज़ें मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ एंड सिंपली मुझे 200 ओके रिस्पॉन्स देना है, राइट। तो बिकॉज जब लॉग आउट हो जाएगा तो मुझे यूज़र को 200 ओके रिस्पॉन्स दे देना है एंड जो रिस्पॉन्स डेटा होगा वो हम कुछ भी नहीं देंगे यार, हमें केवल रिस्पॉन्स देना है यूज़र को। लॉग आउट के बाद हम क्या डेटा दे सकते हैं यार, यूज़र को क्या बोलेंगे, कुछ भी नहीं, हमें केवल एक स्टेटस कोड दे देना है 200 ओके का। एंड अगर लॉग आउट सक्सेसफुली नहीं हो पाया तो 400 बैड रिक्वेस्ट दे देनी है, विच इज़ अ वेरी रेयर केस। सो अभी क्या करते हैं, पोस्ट रिक्वेस्ट में हमें सबसे पहले तो टोकन रिट्रीव करना है। अभी टोकन आएगा कहाँ से, तो देखो जैसा कि अगर कल तुम्हें याद होगा मैंने जब पोस्टमैन में तुम्हें बताया था, तो मैंने तुम्हें बताया था कि मैं ऑथराइजेशन हेडर में जाके एज अ बेयरर टोकन मैं यहाँ पे यूज़र को यूज़र की एपीआईज पे भेजता हूँ। यानी कि जो भी प्रोटेक्टेड एपीआईज हैं उनमें अगर मुझे ऑथेंटिकेट कराना है यूज़र को, तो मैं ऑथराइजेशन हेडर में बियरर टोकन के फॉर्म में भेजता हूँ। सो अभी अगर हम यहाँ पे हेडर्स में जाएंगे ना, तो हेडर्स में हम यहाँ पे देख सकेंगे वेयर इज ऑथराइजेशन। यार वो ऑथराइजेशन क्यों नहीं दिख रहा है, यहाँ पे CSRF दिख रहा है। लेट मी जस्ट सेंड अ रिक्वेस्ट बैक अगेन। ओके, सो ऑथराइजेशन हेडर इसमें नहीं दिख रहा है। ओके, 4 1 अनऑथराइज्ड। ओके, सो ऑथराइजेशन हेडर नहीं दिख रहा है, मैं अभी आपको बताता हूँ। सो बेसिकली जैंगो में क्या होता है कि अगर हमें टोकन रिट्रीव करना है तो टोकन के लिए टोकन रिट्रीव करने के लिए हमारे पास होता है रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। तो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट जो होता है उसके पास काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, तो उसमें जो मेटा करके एक क्वेरी डिक्ट होती है, ठीक है, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर मेटा करके क्वेरी डिक्ट होती है, उसमें जो है हमारा जो टोकन होता है वो स्टोर होता है। अभी जो टोकन होता है वो बेसिकली मेटा के अंदर, इसके अंदर जो टोकन का नाम होता है, और टोकन बेसिकली जिस हेडर में होता है उस हेडर का नाम है HTTP ऑथराइजेशन। ठीक है, तो ये जो HTTP ऑथराइजेशन है, ये हेडर का नेम कहाँ से आया, ये नेम सिंपल JWT में डिफाइंड होता है। अगर तुम सिंपल JWT की जो डिफॉल्ट सेटिंग्स होती हैं उनमें देखोगे तो उनमें तुम्हें यहाँ देखने को मिल जाएगा ऑथ हेडर नेम और उसका नाम है HTTP ऑथराइजेशन। सो ये सिंपल JWT ही हैंडल कर रहा है, तो हमें यहाँ पे इसका हेडर नेम ये है। एंड चलो एक बार एक काम करते हैं, यार टोकन को प्रिंट करा के देखते हैं कि हमें क्या मिलता है रिटर्न में। एंड अभी मैं इसको सेव कर रहा हूँ और इसको यार यहीं पे करता हूँ मैं, इसको मतलब बेसिकली कमेंट कर देता हूँ। एंड चलते हैं हम अपनी एपीआई में एंड लॉग इन करते हैं यार सबसे पहले। तो लॉग इन करते हैं एंड यूज़र नेम था गौरव एंड पासवर्ड, ठीक है, मैंने पोस्ट कर दिया। ठीक है, तो मुझे एक्सेस टोकन एंड रिफ्रेश टोकन मिल गया एंड लेट मी जस्ट कॉपी दिस एक्सेस टोकन। सो अभी मैंने इसको पोस्टमैन पे गया एंड मैंने यहाँ पे इस तरह से पेस्ट किया एंड मैंने अभी सेंड किया। तो आप देख लो मुझे डेटा मिल गया एंड आई होप कि हेडर में अभी आ गया होगा। अरे यार अभी भी नहीं आया, आई डोंट नो वाई कि हेडर में क्यों नहीं दिख रहा है, बट डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो वो हेडर में बेसिकली, अच्छा हेडर यहाँ पे, ओके
अच्छा ये तो हेडर है, ठीक है। बट वो जो रिक्वेस्ट का जो हेडर होता है हमारे जैंगो साइड पे, उसके हेडर में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो यहाँ पे HTTP के फॉर्म में कंटेंट होती है। एंड अभी हम एक काम करते हैं, जो लॉग आउट API हमने बनाई है इसको बेसिकली URL में डालते हैं एंड हमारा जो एंड पॉइंट है वो क्रिएट कर देते हैं। सो path and API स्लैश लॉग आउट, एंड फिर उसके बाद जो हमारा नेम है व्यू का, वो व्यू नेम दे देंगे एंड यहाँ पे हम डॉट एस व्यू कॉल करा देंगे एंड इसको नेम भी दे देते हैं, एक नेम दे देंगे हम यहाँ पे लॉग आउट व्यू सिंपली। एंड फिर उसके बाद हमें बिकॉज इसको इंपोर्ट भी कराना पड़ेगा, सो लेट जस्ट इंपोर्ट इट फ्रॉम हियर। इसको मैंने सेव कर दिया एंड अभी हम अपनी API को वापसी कॉल करने वाले हैं लॉग आउट पे। तो यार सबसे पहले चलते हैं लॉग आउट API को, देखते हैं कि लॉग आउट API पे देख किस तरीके का रहा है। /API / लॉग आउट, यहाँ पर आ गए हम। तो ओके, देयर इज सम मिस्टेक आई गेस, मैंने URL का नेम गलत लिखा क्या? ओके लॉग और लिख दिया, आई होप कि आपने कैच कर लिया था। अभी मैंने लॉग आउट किया, देखो लॉग आउट में मुझे बेसिकली कह रहा है मेथड गेट नॉट अलाउड, बिकॉज अभी हमने यहाँ पे गेट मेथड डिफाइन ही नहीं किया, हमने सिंपली केवल पोस्ट मेथड डिफाइन किया था, ठीक है। तो अभी एक काम करते हैं यार, इस API को कॉल करते हैं, लॉग आउट वाली API को गेट मेथड से कॉल करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है हमें गलत रिस्पॉन्स मिलेगा। अभी हम इसको पोस्ट पे कॉल करेंगे एंड जो हमारा टोकन है वो भी चेंज तो नहीं हुआ है, टोकन हमारा वैलिड भी है एंड उस टोकन के साथ हम कॉल करेंगे। एंड अभी हम टर्मिनल पे देखेंगे, टर्मिनल पे देखो अभी कुछ भी नहीं है एंड मैंने सेंड किया एंड अभी देखो जो टोकन हम प्रिंट कर रहे थे ना, देखो रिस्पॉन्स में एम्प्टी है यार यहाँ पर, ठीक है। तो अभी देखो ये जो हमने टोकन प्रिंट किया था ना इधर कोड में अपने यहाँ पे लाइन नंबर 38 में, तो देखो ये वो टोकन है जो कि प्रिंट हो गया, ठीक है। सो अभी देखो जिस स्टाइल में मैंने उधर से सेंड किया था, मैंने बेयरर टोकन लगाया था एंड फिर टोकन की वैल्यू लिखी थी, सिमिलर उसी स्टाइल में यहाँ पे प्रिंट हो गया एंड बेयरर लिखा हुआ है एंड फिर उसके बाद यहाँ पे टोकन की वैल्यू। सो यार इस टोकन को हमें चाहिए, अभी आपको पता है कि एक स्ट्रिंग है एंड स्ट्रिंग से हमें टोकन किस तरह से मिलेगा, सिंपली हम इसको स्प्लिट करेंगे। आपको पता है स्ट्रिंग में स्प्लिट मेथड होता है एंड फिर उसके बाद हम स्पेस के पास से स्प्लिट करेंगे, बिकॉज बेयरर एंड टोकन के बीच में एक स्पेस है, ठीक है। अभी जब स्प्लिट हो जाएगा तो हमें एक लिस्ट मिलेगी, फर्स्ट लिस्ट में वाली स्ट्रिंग होगी एंड सेकंड लिस्ट में टोकन की स्ट्रिंग होगी। तो हम इसमें हमें फर्स्ट वाला एलिमेंट चाहिए, विच मीन 0th इंडेक्स नहीं चाहिए, हमें फर्स्ट इंडेक्स वाला चाहिए एलिमेंट, दैट्स हमने यहाँ पे फर्स्ट लिख दिया है। एंड अभी हम जो टोकन प्रिंट करेंगे ना, सो अभी आप देखना, अभी मैंने यहाँ पे सेंड किया, ओके, तो रिस्पॉन्स अभी हमें मिला है एंड देख लो अभी हमें यहाँ पे टोकन वाला प्रिंट होके मिल गया है, ठीक है। तो अभी हमें करना क्या है, हमें इस टोकन को बेसिकली इनवैलिड करना है, राइट। तो अभी देखो हम चलते हैं अपने बैक टू जो सिंपल JWT का डॉक्यूमेंटेशन था, ब्लैकलिस्ट ऐप। तो सबसे पहले तो यार देखो ब्लैकलिस्ट ऐप को हमें इंक्लूड कराना पड़ेगा, ठीक है, अपने इंस्टॉल्ड ऐप्स में, अगर हमें उसको अपने ऐप में यूज़ करना है। सो चलते हैं सेटिंग्स में एंड सेटिंग्स में चल के इंस्टॉल्ड ऐप्स में इसके जस्ट नीचे हम इसको इंक्लूड करा देते हैं, राइट। अभी इंक्लूड हो गया है एंड अभी ऐसी हमसे माइग्रेशन करने को बोलेगा। कुछ वार्निंग्स आ रही हैं, हाँ यार इन वार्निंग्स के बारे में बता दूं। सो देखो हुआ क्या है कि जेंगो अभी रिसेंटली अप्रैल में शायद 11 या 12 अप्रैल को जेंगो का 3.2 वर्जन रिलीज हुआ था। तो उस वर्जन में काफ़ी मेजर चेंजेस थे, तो उन मेजर चेंजेस में से एक ये चेंजेस था जिसमें जेंगो की जो डिफ़ॉल्ट ID फील्ड होती है ना हर मॉडल में, वो ID फील्ड के लिए कुछ चेंजेस हुए थे, तो उसमें हमें बताना पड़ेगा डिफ़ॉल्ट ID फील्ड कौन सी है। सो अभी अगर आप नए वर्जन से जेंगो का ऐप जनरेट करोगे तो आपको apps.py में यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ID फील्ड देखने को मिल जाएगी, ठीक है, अगर आपने नए वर्जन से ऐप क्रिएट किया है। बट जो रेस्ट JWT अभी हमने इंक्लूड किया है ना यार, तो मुझे लगता है इसके डेवलपर्स ने अभी इसको अपग्रेड नहीं किया है, तो आप ज़्यादातर थर्ड पार्टी ऐप्स जितने भी इंक्लूड करोगे तो उनमें आपको हो सकता है ये वार्निंग देखने को मिले। तो इस वार्निंग को हम बेसिकली जब तक डेवलपर अपडेट नहीं कर रहे हैं अपने ऐप्स को, तब तक आप क्या कर सकते हो, बेसिकली इसको यहाँ पे हमें सेटिंग्स में एक चीज़ डिफाइन करनी पड़ेगी। हम नीचे आएंगे एंड एक सेटिंग होती है विच इज़ डिफ़ॉल्ट ID फील्ड, तो अगर आप यहाँ पे इसको इंक्लूड कर दोगे ना तो ये जो वार्निंग है ये चली जाएगी। तो अब आप कोई भी थर्ड पार्टी ऐप अगर इंक्लूड करते हो तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। एंड इसकी वैल्यू क्या सेट करेंगे, इसकी वैल्यू ये सेट करेंगे बिग ऑटो फील्ड, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे गया मैं और मैंने यहाँ पे वैल्यू सेट कर दी, या फिर आप सिंपली यहाँ ऐप्स पे जाके ये जो वैल्यू है ये बिग ऑटो फील्ड, देखो ये भी यहाँ पे भी सेम वैल्यू दी हुई है। तो इस तरह से आप इसको भी कॉपी पेस्ट मार सकते हो। एंड अभी मैंने इसको सेव कर दिया, तो अभी आप देखना वो वार्निंग चली जाएगी, देख रहे हो आप जैसे वार्निंग चली गई। एंड अभी हमें अपने सर्वर को रोकना है, बिकॉज हमने सिंपल JWT जब ब्लैकलिस्ट वाला जो ऐप था उसको इंक्लूड किया, तो मैंने उसमें बताया था कि 2 टेबल्स आएंगी उसमें, विच इज़ आउटस्टैंडिंग टोकन एंड ब्लैकलिस्ट टोकन। सो अभी अगर हम अपने एडमिन पे जाएँ एंड ओके, सो एडमिन क्यों नहीं ओपन हो रहा है, अच्छा सर्वर नहीं रन हो रहा था इसलिए।
एंड अभी हम अपने एडमिन को ओपन करेंगे, लॉगिन करेंगे, लॉगिन किया, ओके। यूज़र नेम मैंने गलत डाल दिया, ईमेल डाल दिया मैंने। एंड अभी मैंने लॉगिन किया, आप देख सकते हो यहाँ पे दो ऐप्स इंक्लूड हो गए हैं, बेसिकली दो मॉडल्स इंक्लूड हो गए। अभी मैं किसी को ओपन करूंगा तो ये ओपन हो गया, ठीक है। अभी आपके केस में क्या होगा कि ओपन नहीं होगा, बिकॉज मैंने ऑलरेडी माइग्रेट कर रखा था इसको। तो आप एक बार इसको माइग्रेट कमांड रन करा देना, ठीक है। तो माइग्रेट आप कमांड रन करा दोगे तो जो बेसिकली जो इंक्लूड हुआ है वो उसका माइग्रेशन रन हो जाएगा, ठीक है। एंड फिर उसके बाद ओके, सो वोंट बी अप्लाइड मेक माइग्रेशन, ओके। तो मेक माइग्रेशन भी रन कर देते हैं यार, मेक माइग्रेशन रन कर दिया मैंने। एंड अभी इसके बाद माइग्रेट भी रन कर देते हैं, ओके। तो माइग्रेट भी रन कर दिया एंड अभी अपना सर्वर रन कर देते हैं, ओके। सर्वर रन कर दिया हमने एंड अभी रिफ्रेश करते हैं। तो अभी देखो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग टोकन्स में तुम्हें क्या दिखेगा, लेट मी जस्ट, ओके। तो आउटस्टैंडिंग टोकन्स है। और अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मैजिक। एंड अभी मैं यहाँ पे लॉगिन करूँगा, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एंड मैं फिर से लॉगिन करूँगा अपने ही यूज़र आईडी से, gaurav@email.com, ठीक है। अभी मैंने पोस्ट किया एंड अभी देखो मेरा टोकन, ओके, नो एक्टिव अकाउंट्स, ओके। यार मैं यूज़र नेम की जगह पे ईमेल क्यों डाल देता हूँ। मैंने पोस्ट किया एंड मैं यहाँ पे बैक गया। आउटस्टैंडिंग टोकन्स में आप देखो मेरा ये जो टोकन है ये सेव हो गया, ठीक है, मेरे यूज़र के साथ। तो दैट्स वाई हम ब्लैकलिस्ट ऐप को इंक्लूड करते हैं। तो अभी क्या है कि हमारा जो JWT स्टेटलेस था, बट हमने बिकॉज हमें लॉगआउट फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करनी थी तो हमने इसको बेसिकली स्टेट विद बना दिया है, ठीक है। तो अभी देखो इसमें हमारा जो टोकन है वो स्टोर हो गया है एंड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी स्टोर हुई है, क्रिएटेड कब हुआ था, एक्सपायर कब होगा, ठीक है। तो देखो ओके, एक्सपायर सेट, अच्छा, ठीक है। सो देखो आप देख सकते हो यहाँ पे इसमें 24 आवर्स की एक्सपायरी वैल्यू दी हुई है, बिकॉज ये जो टोकन है ये रिफ्रेश टोकन है, ठीक है। और बिकॉज रिफ्रेश टोकन की वैल्यू 1 दिन की होती है एंड जो एक्सेस टोकन होता है उसकी वैल्यू 5 मिनट्स की होती है। तो अभी एक काम करते हैं, हम अपना लॉग आउट फंक्शनलिटी हमने बिकॉज अभी क्रिएट नहीं की है, उसको भी सिंपल जल्दी से क्रिएट कर देते हैं। एंड लॉग आउट फंक्शनलिटी के लिए अभी देखो यहाँ पे नीचे और कोड दिया है। मैं सबसे पहले तो रिफ्रेश टोकन वाली जो क्लास थी ना, इसको इंक्लूड करनी पड़ेगी। अभी आपको अगर याद हो लास्ट की वीडियो से, तो हमने यहाँ पे टोकन जनरेट करने के लिए भी इसी क्लास को यूज़ किया था, बिकॉज अभी वो ऑलरेडी इंपोर्टेड है। तो हमें अभी कुछ भी नहीं करना है, हमें सिंपली अपने लॉग आउट पे चलना है एंड यहाँ पे हमें इसको अपने टोकन को दे देना है, राइट। तो मैंने यहाँ पे रिफ्रेश टोकन को, ये जो टोकन था ये मैंने दे दिया एंड यहाँ से हमें टोकन ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब ये जो टोकन ऑब्जेक्ट है मुझे उसको ब्लैकलिस्ट में डालना है, तो मुझे सिंपली ब्लैकलिस्ट मेथड को कॉल कर देना है और वो ब्लैकलिस्ट में चला जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ और ध्यान देने वाली है। तो कभी कभी क्या होगा कि यार हमें बेसिकली जब हम ब्लैकलिस्ट में टोकन को सेव कर रहे होंगे या फिर किसी अटैकर ने सोचा कि किसी भी रैंडमली किसी भी टोकन को ब्लैकलिस्ट में करवा दे, तो यहाँ पे ये हमें एरर दे सकता है, हमारा सर्वर गड़बड़ कर देगा। तो दैट्स वाई मुझे यहाँ पे ट्राई एक्सेप्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। मैंने ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक लगा दिया है एंड अभी मैं क्या करूँगा, जो 200 ओके वाला रिस्पॉन्स था वो मैं तब रिटर्न करूँगा जब हमारा बेसिकली जो टोकन है वो ब्लॉक हो जाएगा, विच मीन्स ब्लैकलिस्ट ऐप में चला जाएगा। एंड अगर नहीं गया टोकन, बेसिकली हमारा फेल हो गया ब्लॉक होना एंड यहाँ पे एक्सेप्शन रेज होगा, तो उस केस में मैं 400 बैड रिक्वेस्ट भेज दूंगा। सो अभी हम अपनी एपीआई को टेस्ट कर लेते हैं यार। और जो हमारा टोकन नया जनरेट किया था ना अभी हमने लॉगिन करके, इस एक्सेस टोकन को कॉपी करते हैं एंड यहाँ से इसको कॉपी करते हैं एंड हमारी एपीआई में इसको भेजेंगे, लॉग आउट एपीआई में। तो अभी आप देखना जैसे ही मैंने सेंड किया, तो मैं एक और टैब ओपन कर लेता हूँ। चेकलिस्ट वाली जो एपीआई थी हमारी उसको भी यहीं पे ही टेस्ट कर लेते हैं, बिकॉज तभी आपको पता चल पाएगा ना कि लॉग आउट हुआ कि नहीं हुआ। तो अभी मैं चेकलिस्ट वाली एपीआई पे चलता हूँ एंड मैं यहाँ पे ऑथराइजेशन पे गया, मैंने यहाँ पे बेयरर टोकन लगाया, मैंने सेम टोकन को यहाँ पर, नहीं ये नहीं है सेम टोकन, मैंने इस सेम टोकन को यहाँ से कॉपी किया एंड यहाँ पर पेस्ट कर दिया एंड अभी मैं सेंड करूँगा। तो आप देखो मेरा डेटा एक्सेस हो रहा है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे यूज़र को लॉग आउट कराने जा रहा हूँ सेम टोकन से। जैसे ही मैंने सेंड किया तो आप देखो मेरा टोकन जो है वो लॉग आउट हो चुका है। आई होप सर्वर में चीज़ें हो गई ओके। तो मुझे 400 बैड रिक्वेस्ट मिली है एंड 400 बैड रिक्वेस्ट मिली है। अभी इसका क्या कर सकते हैं, तो कुछ तो गड़बड़ हुई है, बैड रिक्वेस्ट मिली है, ओके। आउटस्टैंडिंग टोकन, देयर इज समथिंग रॉन्ग इन हियर, ओके। सो ज़रा एपीआई को एक्सेस करते हैं एंड अभी भी एपीआई एक्सेस हो रही है, ओके। सो यार यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है एंड मुझे यहाँ पे
जो रिफ्रेश टोकन था, मुझे रिफ्रेश टोकन क्लास में केवल रिफ्रेश टोकन ही देना होता है, तो वो मैंने गलती कर दी है। एंड मुझे यहाँ पे करना क्या है, इसके लिए मुझे यहाँ पे करना होगा रिफ्रेश टोकन। एंड ये जो रिक्वेस्ट डॉट मेटा है, इससे जो मैं टोकन एक्सेस कर रहा था वो मुझे नहीं एक्सेस करना है, मुझे रिक्वेस्ट डॉट डेटा में रिफ्रेश टोकन लेना है। ठीक है, मैंने रिफ्रेश टोकन लिया एंड इस रिफ्रेश टोकन को मैं यहाँ पे दे दूंगा, बिकॉज यार रिफ्रेश टोकन का जो लाइफ स्पैन होता है वो ज़्यादा होता है एंड उसी से ही हम एक्सेस टोकन जनरेट करते हैं। दैट्स वाई मुझे रिफ्रेश टोकन को ही ब्लॉक करना होगा। ठीक है, सो अभी मैंने इसको सेव कर दिया एंड अभी जो रिफ्रेश टोकन है वो मुझे यहाँ पे इधर से देना होगा एपीआई में। तो अभी मैं चलता हूँ एंड यहाँ पे ऑथेंटिकेशन में नो ऑथ लगा दूंगा, पैरामीटर्स लगाया मैंने एंड यहाँ पे पैरामीटर्स नहीं, मुझे बॉडी में चलना होगा एंड एज अ फॉर्म डेटा मुझे भेजना होगा। मैंने लगाया रिफ्रेश अंडरस्कोर टोकन एंड रिफ्रेश टोकन हमें कहाँ मिलेगा, रिफ्रेश टोकन यहाँ पर मिलेगा एंड सिंपली हम इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी कर लिया हमने एंड यहाँ पे चलते हैं, इसकी वैल्यू दे देते हैं, वैल्यू दे दी हमने एंड दैट्स इट। अभी हम इसको रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं एंड देखते हैं कि क्या होता है। हमने रिक्वेस्ट सेंड की, ओके, तो 400 बैड रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आ रहा है अभी भी। तो आई गेस देयर इज समथिंग रॉन्ग गोइंग ऑन हियर। सो यार इसको बेसिकली एक काम करते हैं, मैं अभी आपको ब्रेक पॉइंट भी लगा बता देता हूँ यहीं पे ही ब्रेक पॉइंट किस तरह से काम करता है। तो देखो मुझे लग रहा था कि इस लाइन के बाद एरर आ रही है, ठीक है, तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे ब्रेक पॉइंट रख दिया है एंड यहाँ पे नहीं रखेंगे ब्रेक पॉइंट यार, इसको ट्राई वाले ब्लॉक के अंदर रख देते हैं या फिर सबसे टॉप वाली लाइन पे रख देते हैं। ब्रेक पॉइंट आप कहीं पर भी रख सकते हो, मैंने ब्रेक पॉइंट यहाँ पे रख दिया है एंड अभी इसको सेव करते हैं। तो होगा क्या कि जैसे ही मैं लॉग आउट एपीआई पे रिक्वेस्ट भेजूंगा ना, तो रिक्वेस्ट जो बेसिकली रिक्वेस्ट साइकिल था वो यहीं पे पॉज हो जाएगा और जो फंक्शन एग्जीक्यूशन था वो यहीं पे पॉज हो जाएगा, हमें टर्मिनल में उसकी एक्सेस मिल जाएगी। तो चलो इसको टेस्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे सेंड किया तो आप देख लो अभी भी सेंडिंग रिक्वेस्ट दिखा रहा है। हम टर्मिनल पे आएंगे तो हमें यहाँ पे पीडीबी करके एक इंटरफेस मिल गया है एंड अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि रिक्वेस्ट, बिकॉज देखो हो क्या रहा है, अभी आप जूम कर लो कि हम इस फंक्शन के अंदर हैं एंड जो रिक्वेस्ट है ऑब्जेक्ट हम इसको एक्सेस करेंगे। सो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट ये है एंड फिर रिक्वेस्ट डॉट डेटा, डेटा ऑब्जेक्ट ये, ओके मैंने स्पेलिंग गलत कर दी थी, रिक्वेस्ट डॉट डेटा। अभी देखो डेटा में मुझे रिफ्रेश टोकन तो ये मिल गया है, ठीक है। अभी अगर रिफ्रेश डॉट डेटा डॉट गेट करूँगा मैं तो मुझे यहाँ पे रिफ्रेश टोकन मिल जाएगा, ठीक है। अभी सेम कोड को आई गेस मैंने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक की थी तभी शायद ऐसा हो रहा था, बिकॉज मुझे रिफ्रेश टोकन यहाँ पर तो मिल रहा है, ठीक है। तो लेट्स जस्ट कॉपी पेस्ट इट हियर। हाँ ठीक है, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक, अच्छा ठीक है, ओके गॉट इट। मैं डेटा को एज अ फंक्शन एक्सेस कर रहा था, ठीक है, तो कोई बात नहीं। अभी मैं इसको सेव कर देता हूँ एंड अभी फिर से मैं अगर यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजूंगा ना लॉग आउट पे, एंड इसको ब्रेक पॉइंट का रिमूव जरूर कर देना ना, वरना फंक्शन जो है वहीं पे पॉज हो जाएगा। तो सर्वर रन हो रहा है, मैंने सेंड रिक्वेस्ट भेजी एंड अभी आप देखो रिस्पॉन्स से मुझे 200 ओके मिल गया है, ठीक है। एंड अभी मैं अगर इस एपीआई को एक्सेस करने की कोशिश करूंगा ना, तो आप देख लो मुझे कह रहा है गिवन टोकन नॉट वैलिड फॉर एनी टोकन टाइप, विच मीन्स हमारा जो टोकन है वो ब्लैकलिस्ट में ऐड हो चुका है। तो अभी देखो यहाँ पे एम्प्टी एमएनएस पेज को रिफ्रेश किया तो मुझे यहाँ पे हमारा ब्लैकलिस्ट वाला जो टोकन था वो मिल गया एंड आउटस्टैंडिंग टोकन में वो अभी भी है, ठीक है। तो ब्लैकलिस्ट में अगर हमारा इंक्लूड हो जाएगा तो अभी ये जो टोकन है वो ब्लॉक हो चुका है एंड यूजर दोबारा उससे लॉगिन नहीं कर सकता है, विच मीन्स हमने सक्सेसफुली यूजर को लॉग आउट करा दिया है। सो इस तरह से हमने लॉग आउट फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट कर दी है एंड आई होप कि अभी आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। एंड अभी मैं फाइल्स को क्लोज करने जा रहा हूँ। तो अभी एक थोड़ा डिफरेंट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं आगे। आई मीन डिफरेंट टॉपिक नहीं है, इसी से रिलेटेड है। सो मैंने जब अभी इस वीक ऑथेंटिकेशन इंप्लीमेंट करने के लिए बोला था, तब मैंने बोला था कि यार हमारी जो एपीआईज हैं ऑलरेडी वो ऑथेंटिकेशन के हिसाब से नहीं बनी थी। उनमें क्या होता था कि चेकलिस्ट या चेकलिस्ट आइटम अगर कोई भी क्रिएट करता है सो एवरीबडी हैज़ एक्सेस टू ऑल द डेटा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे प्रोटेक्शन लगाना है, विच मीन्स कि चेकलिस्ट जिसने क्रिएट की है वही यूजर एक्सेस कर सकेगा, चेकलिस्ट आइटम जिस यूजर ने क्रिएट किया है वही यूजर एक्सेस कर सकेगा। तो इन दैट केस हमें क्या करना होगा, चेकलिस्ट मॉडल में एंड चेकलिस्ट आइटम मॉडल में मुझे ट्रैक करना पड़ेगा कि किस यूजर ने इसको क्रिएट किया है। सो किस यूजर ने क्रिएट किया है, सिंपली यूजर लिख देते हैं एंड मॉडल्स डॉट फॉरेन की
एंड अभी मैंने फॉरेन की लगा दिया। अभी फॉरेन की में मुझे यूज़र मॉडल देना पड़ेगा बिकॉज मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे यूज़र का इंस्टेंस सेव हो जाए। तो हमें इससे पता चल पाएगा कि भाई चेकलिस्ट इस यूज़र ने क्रिएट किया है। और अभी आपको पता ही होगा कि जैंगो में जब भी हम फॉरेन की यूज़ करते हैं तो मुझे उसमें ऑन डिलीट जो वैल्यू होती है वो देना बहुत ज़रूरी होता है। तो मॉडल्स डॉट कैस्केड, अभी मॉडल्स डॉट कैस्केड का क्या मतलब है यार, आपको पता ही होगा। कैस्केड का मतलब है कि अगर यूज़र डिलीट होता है तो उसकी जितनी चेकलिस्ट है वो सारी डिलीट हो जाएंगी। सिमिलरली इस यूज़र मॉडल को हम यहाँ पर भी ऐड कर देते हैं, ठीक है, जिससे हमें पता चल पाएगा कि भाई चेकलिस्ट आइटम किसने क्रिएट किया है, ठीक है, और उससे हम बेसिकली चीज़ों का पता लगा सकेंगे। तो अभी हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है एंड अभी डेटाबेस हमारा माइग्रेट, ओके, यूज़र इज़ नॉट डिफाइंड, तो यूज़र क्लास को भी डिफाइन कर देते हैं। यूज़र इज इक्वल टू गेट अंडरस्कोर यूज़र अंडरस्कोर मॉडल। एंड आपको पता ही होगा कि ये गेट यूज़र मॉडल कहाँ से इंपोर्ट करते हैं। ये बेसिकली इंपोर्ट होता है जैंगो के अंदर, कॉन्ट्रिब मॉड्यूल के अंदर ऑथ मॉड्यूल होता है, उस ऑथ मॉड्यूल के अंदर होता है हमारा गेट यूज़र मॉडल मेथड, ठीक है। तो अभी हमने इसको इंपोर्ट कर दिया है सक्सेसफुली एंड अभी हमारा जो डेटाबेस है उसको माइग्रेट करना बाकी है, तो उसको माइग्रेशन रन करते हैं पहले। एंड मुझे कह रहा है प्रोवाइड अ वन ऑफ डिफ़ॉल्ट नाउ। सो यार बेसिकली मैंने डेटा ऑलरेडी चेकलिस्ट एंड चेकलिस्ट आइटम में फिल था, दैट्स वाई मुझे वो कह रहा है कि एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करो। सो मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू देता हूँ 1 करके, सिलेक्ट एन ऑप्शन 1। ये एंटर क्यों नहीं हो रहा है, ओके, आई थिंक देयर इज़ सम मिस्टेक। तो मैं इसको टर्मिनल को क्लोज करता हूँ एंड फिर से इसको ओपन करता हूँ। एंड फिर से मेक माइग्रेशन रन किया मैंने, 1 सेलेक्ट किया, यहाँ पे 1 वैल्यू मैं डालूंगा बिकॉज मुझे पता है कि यूज़र ने आईडी जो 1 थी वो ऑलरेडी क्रिएटेड थी। मैंने 1 यहाँ पे कर दिया, 1 यहाँ पे भी कर दिया, 1 यहाँ पे भी कर दिया। एंड अभी मैं माइग्रेट कर दूंगा। तो मैंने यार 1 यहाँ पे इसलिए किया था बिकॉज मुझे डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़र की देनी थी एंड यूज़र की डिफ़ॉल्ट वैल्यू मीन्स यूज़र की आईडी। तो मुझे पता था कि यहाँ पे यूज़र की आईडी 1 मैंने ऑलरेडी बना रखी है जो कि मेरा सुपर यूज़र है, तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे दे दिया। आप यूज़र की आईडी डेटाबेस में जाके चेक कर सकते हो इफ़ यू वांट, ठीक है। तो अभी मैंने माइग्रेट कर दिया, हमारा माइग्रेशन भी रन हो गया है एंड अभी हम सर्वर फिर से रन कर देते हैं। एंड अभी हम चलते हैं हमारे एडमिन में, ठीक है। बट बिफोर गोइंग टू एडमिन, तो ये जो यूज़र फील्ड्स हमने ऐड किए हैं ना, उनको एडमिन में चल के, ओके, हमारा मॉडल तो रजिस्टर्ड है ही है। चलते हैं यहाँ पे चेकलिस्ट में एंड चेकलिस्ट में हम जाएंगे जैसे ही, तो आप यहाँ पे देखोगे किसी भी चेकलिस्ट को ओपन करूँगा तो उसमें यूज़र आईडी गौरव बाय डिफ़ॉल्ट लग चुकी है, ठीक है। अभी हर में बाय डिफ़ॉल्ट गौरव लग चुकी बिकॉज हमारा यूज़र आईडी जो 1 था वो यही था, ठीक है। मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ, लेट से मैंने यहाँ पे गौरव 1 2 3 किया, मैंने इसको सेव कर दिया तो वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैंने हर मॉडल में यूज़र को अटैच कर दिया है। तो अभी मुझे क्या करना होगा, बेसिकली मुझे ये करना होगा कि अभी जब भी आप चेकलिस्ट डेटा एक्सेस करने की कोशिश करोगे ना, जो एपीआईज हैं, किधर गई ये चेकलिस्ट एपीआई जो थी, ओके, ऑथेंटिकेटेड है। सो इस पे मैं अभी थोड़ी देर के लिए ऑथेंटिकेशन हटा रहा हूँ। लेट्स जस्ट गो टू दिस व्यू एंड यहाँ पे जो परमिशन क्लासेस तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। एंड अभी यहाँ पे देखो, मैं अगर एपीआई में रिक्वेस्ट भेजूँगा, अरे यार अभी भी लगा हुआ है, ओके। सो अभी आप देखो जैसे ही मैंने एपीआई में रिक्वेस्ट भेजी तो मुझे देखो डेटा मिल रहा है एंड जितनी भी यूज़र है सबकी यूज़र आईडी मेरे साथ में आ रही है उसमें, ठीक है। सो अभी मुझे करना क्या है, अभी देखो मैं नीचे और आता हूँ, नीचे और आता हूँ। आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो चेकलिस्ट एक क्रिएट की थी मैंने, चेकलिस्ट आइटम क्रिएट किया था बेसिकली, तो उसकी जो यूज़र आईडी वो यहाँ पे 2 अटैच्ड है, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे यूज़र आईडी 1 के लिए डेटा मांग रहा हूँ और मैं ऑथेंटिकेटेड भी यूज़र आईडी 1 से हूँ, तो मुझे यूज़र आईडी 2 का डेटा तो नहीं दिखना चाहिए ना। ऑथेंटिकेशन का मतलब यही होता है कि आप अपना ही डेटा एक्सेस कर सकोगे, किसी अदर यूज़र का एक्सेस नहीं कर सकोगे। एक्चुअली दैट इज़ नॉट ऑथेंटिकेशन, दैट इज़ ऑथराइजेशन, सॉरी। सो ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन में फ़र्क होता है। तो यार ऑथराइजेशन के हिसाब से मुझे अपना ही डेटा एक्सेस करना चाहिए, उसके अलावा किसी दूसरे का डेटा नहीं एक्सेस करना चाहिए। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे बेसिकली ऑथेंटिकेशन तो लगाएंगे ही लगाएंगे, है ना। हमें ये भी चेक करना होगा यार कि जो ऑथेंटिकेटेड यूज़र जो डेटा एक्सेस करना चाह रहा है वो एक्सेस कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो उसके लिए हमें कस्टम परमिशन क्लासेस बनानी पड़ेगी। तो वो कैसे बनाएंगे, क्या होगा और आगे कैसे करेंगे, सो वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एंड आज के लिए बस इतना ही एंड आई होप कि यार तुम्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर मैं ज़्यादा बता दूंगा तो यार वो बेसिकली बहुत ओवर हो जाएगा, ओवरफ्लो, जो कि मैं नहीं चाहता। तुम लोग धीरे धीरे सीखो, ठीक है। सो एंड यार कोई भी डाउट हुआ करे तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लिया करो, ठीक है। बेसिकली मेरा पर्पज़ यही है यार कि तुम्हारे डाउट्स क्लियर होने चाहिए। अगर तुम्हें कुछ मैं समझा रहा हूँ समझ में नहीं आएगा तो फिर क्या फ़ायदा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।